हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफटीबी टाइटन। सो आज हम लोग इस वीडियो में एक ओवरव्यू लेने वाले हैं आपके एफएसएस एक्ट के बारे में, राइट, विच इज़ योर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो क्योंकि क्या है कि किसी भी चीज़ को समझने से पहले अगर आपको क्या है कि उसका ओवरव्यू पता है ना, कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है, राइट। सो उन चीज़ों उस चीज़ को समझने के थोड़ा सा इजी पड़ जाता है आपको, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, जिस्ट मिल जाता है आपको कि हाँ आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है उसके अंदर में, राइट। सो इसमें इस वीडियो में मैं ओनली आज क्या है कि इसका ओनली एक ओवरव्यू लूँगा, क्योंकि और इन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या है कि डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने कमिंग वीडियोस में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेनेसिस से। सो जेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन, कि आपका जो एफएसएस एक्ट है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी लाने की, आपका एफएसएसआई की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों बनाया गया इसे, क्यों लाया गया। तो इसमें क्या है कि ये अपने आप में एक देखो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब एक ठीक ठाक सा टॉपिक है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। बाकी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें आपको। इसमें क्या है कि देखो छोटे बड़े रीजंस बहुत सारे होते हैं, बाकी जो आपके मेन रीजंस जो ध्यान में रखने हैं ना, वो मेन रीजंस कुछ ये वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपको हो जाता है कि क्या था कि अपन अगर प्री एफएसएस एक्ट पीरियड की बात करें, कि जब आपका एफएसएस एक्ट नहीं आया था, मतलब 2006 से पहले की, तो क्या था कि मल्टी लेवल एंड मल्टी डिपार्टमेंट्स कंट्रोल थे, आपके एग्जिस्ट करते थे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका एफएसएस एक्ट आने से पहले आपके क्या है कि इंडिया के अंदर में मल्टीपल एक्ट्स एग्जिस्ट करते थे, और उन एक्ट के अंदर में क्या होता था कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्लाइंसेस होती थी। सो फूड बिजनेस ऑपरेटर को कोई भी प्रोसेस कैरी आउट करनी है फूड से रिलेटेड, आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्ट उसको ट्रांसपोर्ट करना हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसमें क्या है कि आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते थे उन चीज़ों के लिए, आपके मल्टीपल एक्ट्स थे। तो इससे क्या होता था कि आपके कंप्लाइंसेस करने में बहुत परेशानी आती थी। फूड बिजनेस ऑपरेटर को अपना प्रॉपरली बिजनेस कैरी आउट करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। और अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर को प्रॉब्लम आ रही है तो अल्टीमेटली क्या होता था कि आपके कस्टमर के पास में प्रोडक्ट भी इजीली अवेलेबल नहीं करवा पाते थे वो, राइट। सो कस्टमर को भी दिक्कत होती थी उससे। तो एफएसएस एक्ट बनाने से क्या हुआ, एक तो कि आपके जो मल्टी लेवल जो ये बने बने हुए थे डिफरेंट सारे एक्ट्स और वो काम करते थे, वो सब हट गए और आपका एक सिंगल एक्ट बना दिया गया, जो कि आपका एफएसएस एक्ट हो गया। और उसको एनफोर्स करने का काम, उसको कैरी आउट कराने का काम एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया, जो कि आपकी क्या बनी, एफएसएसएआई, राइट। सो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होगा कि आपके डिफरेंट मल्टीपल जो लॉज और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे उनका सबको हटाया गया, और एक सिंगल लॉ बनाया गया, एक सिंगल एक्ट बनाया गया जो कि फॉलो किया जाएगा कभी भी फूड या फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू जनरेट होता है तो। और उसको कैरी आउट कौन करवाएगा, एफएसएसएआई, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि सिंगल रेफरेंस पॉइंट, यस ऑफकोर्स, कि मल्टीपल आपके ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी तो आपकी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, राइट। नेक्स्ट आता है आपको कंसिस्टेंसी बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फूड लॉज एंड पॉलिसीज। तो देखो क्या था कि जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते थे, तो उससे क्या होता था कि आपका देखो कंप्लाइंस में प्रॉब्लम होती थी। तो उसमें एक चीज़ और परेशानी क्या आती थी फूड बिजनेस ऑपरेटर को, ट्रेडिंग की, कि आप अगर इंटर स्टेट ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो उसमें भी क्या है कि बहुत मतलब किसी एक स्टेट के अंदर में आपके कुछ अलग रूल्स चल रहे हैं, दूसरे स्टेट के अंदर आपके कुछ दूसरे रूल्स चल रहे हैं। तो क्या है कि उसमें उसमें आपका क्या है उन चीज़ों को मेंटेन करना, और स्मूथ ट्रेडिंग नहीं हो पाती थी उस चीज़ से रिलेटेड, उस चीज़ के कारण। तो क्या है कि वो चीज़ भी ख़त्म हो गई एफएसएस एक्ट आने के कारण, राइट। वो चीज़ भी रिड्यूस हो गई आपकी। और बाकी अगर इंटरनेशनल फूड लॉस की बात करें तो देखो एफएसएसआई जो होता है वो आपके क्या करता है कि फूड लॉस बनाने का काम करता है, बेसिकली आपके स्टैंडर्ड्स फॉर्म करता है, क्योंकि उसको क्या है कि होल इंडिया के अंदर में आपकी फूड सेफ्टी मेंटेन करना है। फूड सेफ्टी कैसे मेंटेन की जा सकती है, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म करके, राइट। तो जो एफएसएसआई स्टैंडर्ड्स फॉर्म करता है, जो आपके आपके जो फूड कोड फॉर्म करता है एफएसएसआई, इनका वो रेफरेंस लेता है आपके कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन से। ठीक है, कोडेक्स एलिमेंट्रिस जो आपका कोडेक्स एलिमेंट्रिस बनाती है, जो कि फूड इंटरनेशनल फूड लॉज जो होते हैं, वहाँ से अपने जो लॉज बनाए गए हैं वो वहाँ से रेफरेंस लेके बनाए गए हैं, राइट। सो क्योंकि अपने जो यहाँ के जो एक्ट्स हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं आपके इंटरनेशनल फूड लॉज से, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना वो भी स्मूथ हो जाता है, राइट। सो एक ये दो पॉइंट हो गए कि आपकी क्या है ट्रेडिंग में भी आपका स्मूथनेस हो गई इसके आने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, यस।
जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थी और लोगों को पता ही नहीं था कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन करना है या लाइसेंस लेना है तो किस से थ्रू लेना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ भी कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गई जब एफएसएसआई बना। राइट, एक सिंगल अथॉरिटी हो गई थी आपके पास में इन सारी चीज़ों को कंप्लाइंस कराने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए सिंगल अथॉरिटी हो गई थी। राइट, तो ये कुछ आपके तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी छोटे बड़े पॉइंट देखो होते ही हैं, तो वो अपने अपने उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा प्रॉपरली, तो वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो हो गई जेनेसिस की बात। अब बात आती है कि फॉर्मेशन की, कि यार एफएसएसएस एक्ट जो बना वो बना कैसे। तो देखो क्या है कि इंडिया के अंदर कोई भी एक्ट जब बनता है ना तो उसके लिए एक एक जनरल प्रोसीजर होता है, राइट, जिसको फॉलो किया जाता है कोई भी एक्ट बनाने के लिए। सो सेम केस एफएसएस एक्ट का भी था कि एफएसएस एक्ट को बनाया कैसे गया। तो देखो बनने के लिए क्या, ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी एक जनरल प्रोसेस है जिसको फॉलो करके कोई भी एक्ट बनता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले प्रपोजल प्रेजेंट किया जाता है। राइट, प्रपोजल में क्या होता है कि प्रपोजल में बताया जाता है कि हमें एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, वो किस लिए बनाया जाएगा, तो प्रपोजल में वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। राइट, प्रपोजल इंट्रोड्यूस होता है आपकी लोकसभा में। ठीक है, उस पर डिस्कशन वगैरह होता है। डिस्कशन होने के बाद में फॉरवर्ड होता है कहाँ पे, आपके राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में इससे फर्दर डिस्कशन होता है। ठीक है, उस पर कमेंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, उस पर डिस्कशन वगैरह किया जाता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है। जब वो चीज़ें हो जाती है तो जब राज्यसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होने के बाद ये फॉर्म ले लेता है कि इसका ये बिल बन जाता है आपका। मतलब प्रपोजल यहाँ पे क्या बन चुका है, बिल बन चुका है। अब इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है आपके कहाँ, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में आपके होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब इस बिल पे साइन करते हैं तो ये जो बिल होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एक्ट के अंदर में। राइट, एक्ट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि कोई भी एक्ट आपका जब बनता है तो क्या है कि उसको आपको पब्लिक को भी बताना पड़ेगा कि हाँ यार हमने कोई ऐसा एक्ट भी बनाया है। तो वो चीज़ आपको बताने के लिए क्या होता है कि उसको नोटिफाई किया जाता है कहाँ पे, गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर में नोटिफाई किया जाता है कि हाँ ये एक्ट बना है, ये किस पर्पज़ के लिए बना है, इसका क्या नाम है, कब से इन्फोर्स किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल जो होती है आपकी नोटिफाई की जाती है गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर में। राइट, सो ये एक जनरल प्रोसेस है जो कि फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर में कोई भी नया एक्ट बनाने के लिए। राइट, सो क्या क्या है, आपके लोकसभा राज्यसभा बिल फॉर्म होगा, बिल फॉर्म होकर पार्लियामेंट रिप्रेजेंट होगा, पार्लियामेंट में आपके प्रेसिडेंट साइन करेंगे, साइन करने के बाद में वो एक्ट बनेगा और एक्ट बनने के बाद में नोटिफाई किया जाएगा कहाँ पे, गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर में। ये आपका एक जनरल प्रोसीजर है। वहीं पर अगर अपन एफएसएस एक्ट की बात करते हैं तो क्या है कि एफएसएस एक्ट का जो बिल बना था, दैट मीन्स आपके राज्यसभा से जब पास हुआ था, ये जब बिल फॉर्म हुआ था, बिल कब फॉर्म हुआ था आपका 2005 के अंदर में। राइट, बाकी क्या है कि इसके इसके आपके इस एक्ट के बारे में क्या है कि जो डिस्कशंस की अगर बात करें कि इसका मतलब पहला फर्स्ट आइडिया कब आया था, तो आइडिया जो होता है इसका अर्ली 2000 के आसपास आ चुका था। लेकिन क्या है कि उसका प्रपोजल करने के बाद में वो डिफरेंट सारी जो ये पहले की जो प्रोसेस है ना ये कंप्लीट होते होते आपका और ये बिल फॉर्म होते होते 2005 हो गया था आपका। 2005 में ये बिल बना था मतलब। और आपका ये एक्ट कब बना था, मतलब क्या इस बिल पे आपके प्रेसिडेंट ने साइन कब किया था, वो किया था आपका 2006 के अंदर में। राइट, ओके, तो यहाँ पे देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इन डेट्स में क्या है कि जनरली बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। राइट, क्योंकि मिक्सअप कर लेते हैं वो। तो चीज़ों का ठीक है ध्यान से समझते जाना आप। देखो पहली डेट जो आती है आपकी वो आती है आपकी एफएसएस एक्ट की। दैट मीन्स व्हाट, कि आपका जो बिल था वो एक्ट कब बना। दैट मीन्स आपके प्रेसिडेंट ने उस बिल पे साइन कब किया। तो साइन जो किया गया आपके बिल पे, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। तो एफएसएस एक्ट जो था आपका कब फॉर्म हुआ, कब आपका बना, 23 अगस्त 2006 को। ठीक है, मतलब आपके प्रेसिडेंट ने 23 अगस्त 2006 को आपके एफएसएस बिल पे साइन किया और उसे एक्ट बनाया। ठीक है, नेक्स्ट आपके आता है नोटिफिकेशन। सो जैसा अपन ने पिछली लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि एक्ट बनने के बाद में आपको नोटिफाई करना होता है कहाँ पे, गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर में। राइट, पब्लिक डोमेन में उसको रिलीज़ करना होता है। तो ये वही है, आपको नोटिफाई किया गया एफएसएस एक्ट को कब, 24 अगस्त 2006 को। यह आपका पब्लिकली नोटिस किया नोटिफाई किया गया पब्लिकली किसमें, गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर में। राइट, अब देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएसएआई। तो देखो आपने एक्ट भी बन गया, आपने नोटिफाई भी कर दिया। राइट, अब क्या है कि उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बारी जब आती है तो वो ऑफ कोर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना तो पड़ेगा जो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी, एनफोर्स करने का काम करेगी। तो उसी के लिए आपकी बनाई गई आपकी एफएसएसएआई। राइट, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएसएआई कब हुआ, वो आपका 5 सितंबर 2008 को। आप यहाँ पे देख सकते थे कि यहाँ पे ना 2 साल का गैप है ऑलमोस्ट। तो देखो क्या है कि एक्ट बनने के बाद में क्या होता है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्या इन्वॉल्व करनी पड़ती है। राइट,
कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ती है, उन पे भी क्या डिस्कशंस होता है फर्दर कि इसे इन्वॉल्व करना ज़रूरी है नहीं है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, किस तरह से कंडक्ट करना है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम लगता है काफ़ी, राइट। और आपकी एफएसएसआई फॉर्म हुई है तो एफएसएसआई आपके एक ऐसा सोचा गया कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। अब ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन पर्सन होंगे, कौन कौन से टेक्निकल पर्सन इन्वॉल्व होंगे, तो ये सारी चीज़ें के डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि देखो एक्ट जो है वो ऑफकोर्स पूरे पैन इंडिया रिलीज़ होता है, राइट, पैन इंडिया उसको इन्फोर्स किया जाता है। तो इन चीज़ों में क्या है कि आप थोड़ा जल्दीबाजी नहीं कर सकते हो, तो इन पे क्या प्रॉपरली आराम से डिस्कशन किया जाता है, उसमें लोगों की राय भी ली जाती है, लोगों को पूछा भी जाता है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, राइट। सो वो चीज़ें होती है, तो इसलिए टाइम भी लगता है, तो 2 साल का ये जो गैप है ये इसीलिए है, राइट। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या आता है, FSSR, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन। सो रेगुलेशन आप ऐसे समझो कि आपने देखो एक्ट भी बन गया, नोटिफाई भी कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन भी बना दी जो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। तो अब आता है कि भैया इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, तो कैसे का जो जवाब है वो आपका है रेगुलेशन के अंदर में, राइट। सो FSSR के अंदर में आपके रेगुलेशंस बताए गए हैं कि कोई चीज़ को अगर फूड सेफ्टी मेंटेन करना है FSSAI को, वो कैसे करेगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, राइट, किस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा उसको, और क्या क्या लिमिट्स वगैरह होंगी, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी रेगुलेशन के अंदर बनाई बताया गया, राइट। तो रेगुलेशन देखो नोटिफाई कब किया गया, नोटिफाई किया गया आपका 1 अगस्त 2011 को। अब यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कितना 3 साल का गैप आ रहा है। तो वही सेम सेम रीज़न है इसका भी कि क्या है कि रेगुलेशंस फॉर्म करने, क्योंकि रेगुलेशंस देखो साइंटिफिकली होने चाहिए, राइट, राइट, साइंटिफिकली प्रूवन आपके रेगुलेशंस होने चाहिए, राइट, कोई भी चीज़ बेफालतू की नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसीलिए चीज़ों में रिसर्च करने में, चीज़ों को इकट्ठा करने में, डाटा को कंपाइल करने में टाइम लगता है, क्योंकि एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी पे अपन फोकस कर रहे हैं, राइट, फूड के बारे में फोकस कर रहे हैं, फूड में आपके दुनिया भर के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे 3 साल का टाइम लगा FSSR बनने के लिए, राइट। अब इनको इम्प्लीमेंट कब से किया गया, आपके जो फर्स्ट रेगुलेशन, मतलब जो जो फर्स्ट रेगुलेशन आपके बने थे ना, ये बने थे 1 अगस्त 2011 को। रेगुलेशंस क्या है कि अभी भी बनते रहते हैं, राइट, अगर रिक्वायरमेंट लगती है कहीं पे गवर्नमेंट को कि कोई नए रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, आपके FSSAI को, तो वो रेगुलेशंस फॉर्म करता रहता है, राइट, अभी होते रहते हैं ये, अभी भी, मतलब अगर उसको रिक्वायरमेंट लगेगी तो वो अपना नया रेगुलेशंस फॉर्म कर लेगा। या ऐसी कहीं रिक्वायरमेंट लगती है कि आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है उसमें अपडेट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी वो अपडेट वगैरह अमेंडमेंट वगैरह होते रहते हैं, राइट। सो देखो जो ये जो अपन ने डेट बताई ये फर्स्ट रेगुलेशंस की है, जो पहले आपके रेगुलेशंस बनाए गए थे ना वो आपके बनाए गए थे 1 अगस्त 2011 को। इनको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, दैट मीन्स व्हाट, ये तो आपको नोटिफाई किया, मतलब ये बन चुके हैं। अब उनको क्या है कि ये आपके इम्प्लीमेंट से मतलब है कि वो फोर्स में कब आए थे, तो फोर्स में आपके आए थे 5 अगस्त 2011 के अंदर में, राइट। अब देखो FSSAI ऑपरेशनलाइज, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि ये जो डेट है ऑपरेशनलाइज से क्या मतलब है और आपका एस्टेब्लिशमेंट से क्या मतलब है। तो देखो एस्टेब्लिशमेंट से ये मतलब है कि इस टाइम पे क्या है कि आपकी FSSAI फॉर्म हो चुकी थी, लेकिन अभी क्या है कि ऑपरेशनलाइज नहीं हुई थी, ये आपके फोर्स में नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि भाई जिस तरह से वो कंडक्ट करवाएगी आपके वो रेगुलेशंस ही रेडी नहीं थे, राइट। तो जैसे ही आपके रेगुलेशंस रेडी हुए कि उसको किस तरह से काम को कंडक्ट करवाना है, राइट, और जिस दिन से वो फोर्स में आए उस दिन से आपकी FSSAI भी फोर्स में आ गई, दैट मीन्स वो भी आपकी ऑपरेशनलाइज हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि इम्प्लीमेंटेशन या जो फोर्स में आए आपके जो FSSR, वो आपके 5 अगस्त 2011 से आए, तो आपकी उसी दिन से आपकी FSSAI भी जो होगी ऑपरेशनलाइज हो गई, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में तो अक्सर पूछी जाती है, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते ही हैं। ओके, सो अब देखो, अब अपन एक ओवरव्यू लेते हैं आपका FSS एक्ट के बारे में। देखो FSS एक्ट बेसिकली अगर एक क्या होता है, देखो एक्ट जो एक रिटन डॉक्यूमेंट की तरह से देख सकते हो आप, कि एक रिटन फॉर्म होता है किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉ का, राइट। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्या और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, इसमें क्या पढ़ना है, राइट। उसमें देखो सबसे पहले आपका आता है कि नंबर ऑफ़ चैप्टर्स। सो बेसिकली आपके FSS एक्ट के अंदर में 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ सेक्शंस जो हैं आपके 101 है, और बाकी आपके 2 शेड्यूल्स हैं, राइट। सो जो आपका FSS एक्ट है उसके अंदर में 12 चैप्टर्स के अंदर में चीज़ों को डिवाइड किया गया है। और ये जो आपके 101 सेक्शंस हैं, इनको इन 12 सेक्शंस के अंदर में क्या है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि आपके चैप्टर 1 के अंदर में 3 सेक्शंस आते हैं, फिर चैप्टर 2 के अंदर में उसके आगे के 3 या 4 जितने भी आते हैं वो हैं। तो इस तरह से हैं, और बाकी आपके 2 शेड्यूल्स हैं।
अब इनको थोड़ा सा अपन एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर्स की। तो एफ एस एस, जैसा कि अपन ने बताया, एफ एस एस एक्ट के अंदर में आपके कितने कितने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर्स हैं। तो ये 12 चैप्टर्स आपके ये हैं। तो चैप्टर 1 जो आता है आपका, चैप्टर 1 आता है प्रिलिमिनरी। ठीक है, प्रिलिमिनरी के अंदर में आपकी सेक्शन 1 से सेक्शन 3 के अंदर 3 सेक्शन जो है आपके इसके अंदर में। तो देखो प्रिलिमिनरी का मतलब, देखो प्रिलिमिनरी में इसमें वर्ड ही आ रहा है प्री। प्री से मतलब है पहले, राइट। तो एफएसएस एक्ट पढ़ने या समझने से पहले जो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है इस चैप्टर में, उनके बारे में बताया गया है, राइट। तो वो कौन कौन सी चीज़ हो जाएंगी, वो जैसे आपका हो सकता है कि आपका एफएसएस एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, राइट। अपन तो ऐसे बोल देते हैं कि आपका फूड एक्ट बोल सकते हैं, नॉर्मली जनरली फूड एक्ट बोलते हैं, लेकिन उसका क्या फुल फॉर्म क्या है, कहाँ कहाँ तक वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। कौन कौन से एरिया में इम्प्लीमेंट, वैसे तो मतलब ऑफकोर्स होल इंडिया में वो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन वो भी क्या है कि रिटर्न फॉर्म में होना ज़रूरी है इन चीज़, ये चीज़ें, राइट। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, राइट। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में क्या है कि आपकी क्या बेसिक बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपका फूड क्या होता है, नॉन फूड आइटम्स क्या होते हैं, एडिटिव्स क्या होता है, कंटामिनेंट्स, हजार्ड्स आपके, तो ये डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो है ना, जो डेफिनेशंस की बात करो, डेफिनेशंस दिए गए हैं आपके चैप्टर, आपके सेक्शन 3 के अंदर में, राइट। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 जो है वो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, मतलब आपका एफएसएसआई के बारे में चैप्टर 2, जिसमें आपके सेक्शन 4 से सेक्शन 17 तक के सेक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, राइट। अब देखो एफएसएसआई के बारे में, दैट मीन्स व्हाट, एफएसएसआई का कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एफएसएसआई का हेड कौन है, उसमें आपका एग्जीक्यूशनल हेड कौन है, नॉन एग्जीक्यूशनल हेड कौन है, आपके कौन कौन से मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है, सिलेक्ट कौन करता है, राइट। और इनका वर्किंग टेन्योर क्या होता है, कितने साल का होता है, कितने साल तक इनको मेंबर्स होते हैं, कितने टाइम टाइम के लिए होते हैं। तो ये क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये कैसे वर्क करता है एफएसएसआई, इसमें आपके साइंटिफिक कमिटीज़ क्या होती हैं, साइंटिफिक पैनल्स क्या होते हैं, राइट। कोड आपकी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी क्या, तो उस चीज़ों के बारे में, मतलब आपका कंप्लीट एफएसएसआई के बारे में अगर मैं बोलूँ कि एफएसएसआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम जो है ना, वो आपका इस वाले एक्ट के, इस वाले चैप्टर के अंदर दिया है, चैप्टर 2। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 जो है उसमें क्या है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में बताया। जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी चैप्टर 3, जिसके अंदर आप में आपका एक सिंगल सेक्शन आ रहा है जो कि सेक्शन 18 है, राइट। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात है ना, वो आपकी चैप्टर 3 के अंदर बताई गई है। कि ऑफकोर्स कि फूड अथॉरिटी जो है वो ऑफकोर्स फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने रेगुलेशंस एंड रूल्स बना सकती है, उनको इम्प्लीमेंट करवा सकती। तो फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो जनरल प्रिंसिपल्स की बातें हैं वो आपके चैप्टर 3 के अंदर है। नेक्स्ट इज जो चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो आपका क्या है, जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल ऑफ फूड, जिसमें आपका कहाँ है सेक्शन 19 से सेक्शन 24। अब देखो जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल ऑफ फूड में क्या है, आपके फूड एडिटिव के बारे में बताया गया है, इसमें आपके फूड प्रोसेसिंग एड्स के बारे में बताया गया है, जो आपके फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो जो भी आपके चीज़ों हेल्प की जो एड्स यूज़ किए जाते हैं वो आपका, आपके क्या डिफरेंट टाइप्स के फूड प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है कि आपका फोर्टिफाइड फूड क्या है, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऑर्गेनिक फूड्स, आपके पेस्टिसाइडल रेसिड्यूज़ के बारे में है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें आपके सेक्शन 19 से सेक्शन 24 तक जो है आपका चैप्टर 4 के अंदर में, राइट। चैप्टर 5 जो है वो है आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोर्ट, जिसमें आपका एक सिंगल सेक्शन आता है विच इज़ योर सेक्शन 25। अब देखो एफएसएसआई का देखो बेसिक काम क्या है कि एफएसएसआई जो होता है कि फूड सेफ्टी मेंटेन करना है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन तो इसका यही है कि फूड सेफ्टी मेंटेन करना है। फूड सेफ्टी मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो आपके क्या है कि करंट इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स हो गए, राइट। अब यार कोई ऐसा चीज़ है जो कि बाहर से आ रहा है, राइट, इंपोर्ट भी तो करा जाता है, फूड फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है, आपके इंग्रेडिएंट इंपोर्ट किए जाते हैं। सो उन चीज़ों में भी क्या होता है कि आपका एफएसएसआई इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एफएसएसआई की परमिशन के बगैर किसी भी तरह का फूड प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में नहीं आ सकता है, ये समझ लो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो जो प्रोविजंस है ना वो सारे आपके चैप्टर 5 के अंदर बताए गए हैं, ठीक है। तो एफएसएसआई जो है वो इंपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है,
इंपोर्ट में ओनली ओनली फूड प्रोडक्ट्स के केस में, राइट। बाकी प्रोडक्ट्स के केस में इन्वॉल्व नहीं, ओनली फूड प्रोडक्ट्स के केस में आपका एफएसआई इन्वॉल्व होगा इंपोर्ट के केस में। और एक्सपोर्ट के केस में एफएसआई इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, जैसे कि आपका ईआईसी वगैरह जो है, राइट, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल वगैरह जो है, ये आपकी देखती हैं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का मैटर। इंपोर्ट रिलेटेड टू फूड जो है वो आपका एफएसआई देखता है। तो आपके चैप्टर 5 में उन्हीं उन्हीं से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो है आपका क्या है कि स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज टू फूड सेफ्टी, जिसमें आपका सेक्शन 26 से सेक्शन 28। अब देखो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, राइट। पहले मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर फूड प्रोडक्ट बनाता है, उसको फिर आगे ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपके होलसेलर पे जाएगा, होलसेलर के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर के बाद में फिर कहीं जाके वो कहाँ पहुँचता है, कस्टमर के पास में, राइट। सो एक कंप्लीट जो आपकी सप्लाई चेन है, जो आपकी फूड चेन जिसे बोला जाता है, तो काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है, राइट। सो इन केस सपोज कर लो कि किसी कस्टमर को कोई उसने कोई आपका प्रोडक्ट कंज्यूम किया और उसको कोई परेशानी आती है, या सपोज कर लो कोई इंजरी हो जाती है, राइट। सो उस केस में क्योंकि आपके मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व है, तो उसमें कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, कौन कितना लायबल होगा इन चीज़ों के लिए, तो वो जो चीज़ें है ना आपकी, वो आपकी बताई गई है चैप्टर 6 के अंदर में, राइट। इसमें जो सबसे मेन आपका हो जाता है वो है आपका सेक्शन 28। ये है आपका फूड रिकॉल के बारे में। और फूड रिकॉल क्या होता है, देखो फूड रिकॉल ऐसे समझो आप, आसान भाषा में को, तो देखो फूड रिकॉल में क्या है कि मैन्युफैक्चरर ने आपका प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसने उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेल्स के लिए। सो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में सपोज़ कर लो कि बाद में आपके फूड बिजनेस ऑपरेटर को कहीं से ऐसा लगता है कि यार मेरे प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत है, राइट, वो कंजप्शन के लिए सेफ़ नहीं है, तो उस केस में क्या करता है कि जो आपका एफबीओ होता है वो फूड रिकॉल प्रोसीजर जो होते हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट करता है और उस प्रोडक्ट को मार्केट से वापस क्या करता है, रिकॉल करता है अपने पास में, राइट। सो ये जो आपका होता है ये फूड रिकॉल के केस में किया जाता है। तो ये तो पूरा मतलब प्रॉपर एक रेगुलेशन है इसके ऊपर। तो ये भी एक बहुत मतलब अच्छा खासा ब्रॉड टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 7। जो चैप्टर 7 के अंदर में आपका क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका कहाँ से सेक्शन 29 से सेक्शन 42 तक आते हैं इसके अंदर में, राइट। सेक्शन 29 से 42। तो देखो क्या है कि एफएसएसआई जो होता है ना, वो आपका क्या करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म करने का काम करता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि सेंट्रल फूड अथॉरिटी जो है वो आपकी एफएसएसआई है। सो वो जो है आपकी क्या है कि स्टैंडर्ड्स फॉर्मेशन का काम करती है और इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखती है। अब देखो एक एक अथॉरिटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस चीज़ को पूरी इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना। तो इसके लिए क्या होता है कि आपकी क्या होती है, स्टेट फूड अथॉरिटीज़ होती है, जो कि आपके पर्टिकुलर स्टेट्स बनाते हैं, फॉर्म करते हैं उनको। और जो रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर्म करेगा एफएसएसआई, उसको एनफोर्स करने का काम करेंगे आपके स्टेट फूड अथॉरिटी, राइट। स्टेट फूड अथॉरिटी में आपके कौन कौन से पर्सन्स आ जाते हैं। तो देखो ये जो चैप्टर 7 है ना आपका, चैप्टर 7 जो है एनफोर्समेंट ऑफ एक्ट, तो चैप्टर 7 के अंदर ना बेसिकली आपके स्टेट फूड अथॉरिटी के बारे में आप कह सकते हो कि बताया गया है इसके अंदर में, कि कौन कौन से पर्सन होते हैं जो कि इन्फोर्स करवाने का काम करते हैं स्टेट फूड अथॉरिटी में। जैसे कि आपका कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी आ जाते हैं, आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर हो जाते हैं, आपका डेजिग्नेटेड ऑफिसर। सो उनके बारे में इसमें बताया गया। आपके क्या होते हैं कि प्रोहिबिशन नोटिस वगैरह जारी किए जाते हैं, कि कोई फूड अनसेफ है तो उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन नोटिस होता है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिस, इम्प्रूवमेंट नोटिस। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपका चैप्टर 7 के अंदर बताया है, जो कि आपका सेक्शन 29 से 42, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस ऑफ फूड। अब देखो एफएसएसआई का काम क्या है कि फूड सेफ्टी मेंटेन करना। तो फूड सेफ्टी मेंटेन करने के लिए क्या है कि आपको ऑफ कोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रूफ के साथ कह सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट सेफ़ है खाने के लिए, राइट। तो उसके लिए क्या है कि एनालिसिस किया जाता है। सो एनालिसिस ऑफ फूड के अंदर में आपके क्या है कि एनालिसिस ऑफ फूड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका सेक्शन 43 से 47 तक आ जाता है। इसमें आपका फूड एनालिस्ट कौन होता है, राइट, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, राइट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, और आपका एनालिसिस ऑफ फूड किस तरह से कैरी आउट किया जाता है, कौन वो पर्सन होता है जो सैंपल कलेक्ट करता है जाके। सो ये सारी चीज़ों के बारे में है आपका जो है चैप्टर 8 के अंदर बताया गया, राइट। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 9। सो चैप्टर 9 जो है वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से रिलेटेड है। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने 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 आप में ही, कि ऑफ कोर्स देखो क्या होता है कि फूड सेफ्टी के आपने स्टैंडर्ड्स फॉर्म किए हैं,
तो देखो लोग जो हैं फॉलो करते हैं, और वहाँ पे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो फॉलो नहीं करेंगे उनको, राइट। तो उन लोगों के लिए क्या पेनल्टीज़ है, राइट। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपका चैप्टर 9 के अंदर बताया गया है, जिसके अंदर में आपके सेक्शन 48 से लेके 67 तक आ जाता है। तो इन सेक्शंस के अंदर में अलग अलग तरह की पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है कि एग्जांपल के तौर पे कोई पर्सन है जो कि विदाउट लाइसेंसिंग या विदाउट रजिस्ट्रेशन बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। या कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कि अनसेफ फूड बनाता है और उससे किसी को कोई नुकसान हो जाता है, तो उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा या क्या पनिशमेंट होगी उसके लिए। तो मतलब डिफरेंट पेनल्टीज़ और ऑफेंसेस जो है ना, वो किस केस में कितनी दी जाएगी, वो सारी चीज़ें जो है आपकी चैप्टर 9 के अंदर बताई गई है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 है आपका एजुकेशन एंड द फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें आपका कहाँ है सेक्शन 68 से सेक्शन 80 तक। सो देखो क्या है कि अब ये तो पेनल्टी से आपने बता दिया, अब इनको क्या है कि वो एनफोर्स कौन करेगा पेनल्टीज़ को। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके एजुकेटिंग ऑफिसर होते हैं आपके, राइट, जो इनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं पेनल्टीज़ वगैरह को। तो उसी से रिलेटेड इसके अंदर बताया, आपके चैप्टर 10 के अंदर बताया गया है कि कौन इम्पोज करेगा उन पेनल्टीज़ को। और आपके ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि कोर्ट्स वगैरह जो आपके इन्वॉल्व होंगे कि सज़ा जो दी जाएगी वो कौन से कोर्ट में दी जाएगी, या केस ही बनेगा, केस पे जो मुकदमा होगा वो कौन कहाँ पे होगा, क्या उसके लिए आपके रेगुलर कोर्ट में डिसीजन लिया जाएगा कि कोई अलग से स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके चैप्टर 10 के अंदर है। चैप्टर 11 की बात करते हैं तो चैप्टर 11 जो है आपका फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट्स एंड रिपोर्ट से रिलेटेड है, जो कि आपका सेक्शन 81 से सेक्शन 84, राइट। तो इसमें ऑफ कोर्स देखो क्या है कि पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। एफएसएसआई जो है कि पैन इंडिया वर्क करती है, तो आपको ऑफ कोर्स क्या करना, रिपोर्ट जनरेशन करनी होगी। रिपोर्ट जनरेशन होगी पर ईयर की, कि आपने लास्ट ईयर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम्स किए, क्योंकि देखो क्या है कि एफएसएसआई जो है ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करता रहता है टाइम टू टाइम, लोगों को अवेयर करने के लिए, राइट, लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए रिगार्डिंग फूड सेफ्टी। सो उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेशन होती है कि आपने कितना क्या काम किया लास्ट ईयर में, राइट। ऑडिटिंग वगैरह की रिपोर्ट जनरेट होती है। आपके फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी देखा जाता है, क्योंकि देखो क्या है कि पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू भी जनरेट होता है, राइट। सो अकाउंट्स वगैरह भी देखा जाता है कि आपने कितना स्पेंड किया फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। आपने कितना स्पेंड किया, आपकी कितनी अर्निंग हुई, तो वो सारे रिकॉर्ड कीपिंग जो होता है ना, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी चैप्टर 11 के अंदर बताया गया। लास्ट आपका आ जाता है चैप्टर 12। चैप्टर 12 जो है वो आपका है मिसलेनियस। मिसलेनियस में यहाँ पे आपके सेक्शन 85 से आ गए 101 तक। तो देखो मिसलेनियस में आपकी कौन सी चीज़ें हैं, मिसलेनियस के अंदर में आपने क्या, आपके साथ वो सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व है जो कि इनमें से किसी ऊपर जो 11 चैप्टर्स हैं इनमें नहीं डाले जा सकते, मतलब जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं ना, जो कि इंपॉर्टेंट है ऑल दो एक्ट के लिए, लेकिन इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं होते थे, तो वो सारे आपके कहाँ मिसलेनियस के अंदर डाले गए हैं। सो ये टोटल आपके पास में तो ये टोटल आपके 12 चैप्टर्स हैं। और हर एक 12 चैप्टर क्या है कि हर एक यूनिक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपके 101 सेक्शन है वो इन्हीं 12 चैप्टर्स के अंदर में डिवाइड हुए हुए हैं, राइट। सो इन सब के लिए अपनी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस बनेगी, राइट। हर एक चैप्टर्स के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे अपन, उसमें पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट आपके आते हैं शेड्यूल। सो आपने अभी देखा कि अपने एफएसएस एक्ट के अंदर कितने आपके 12 चैप्टर्स हैं, 101 सेक्शंस हैं, और आपके दो शेड्यूल्स हैं। ये दो शेड्यूल्स कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं अपन। सो जो फर्स्ट शेड्यूल आपका हो जाता है वो ये है, जिसके अंदर में आपके क्या जोन्स के बारे में बताया हुआ है। क्या है कि एफएसआई देखो पैन इंडिया वर्क करता है, तो एक सिंगल जगह से सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अपने पूरे उसका डिवीजन कर देती है, राइट। तो उसी तरह से पूरे इंडिया को एफएसआई ने 5 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, और हर 5 जोन्स के अंदर में आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स लाया करते हैं। तो इससे क्या होता है कि चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आपके शेड्यूल फर्स्ट के अंदर में इन्हीं 5 जोन्स के बारे में बताया हुआ है, और कौन कौन से स्टेट इनके अंदर में है इसके बारे में है। नेक्स्ट आपका आ जाता है शेड्यूल 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा अपन ने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि एफएसएस एक्ट आने से पहले काफ़ी सारे आपके एक्ट थे जो कि प्रेजेंट थे इंडिया के अंदर में, जो फॉलो किए जाते थे। तो जब एफएसएस एक्ट आया तो उन एक्ट्स को क्या किया, उन एक्ट्स को कम्प्लीटली हटाया नहीं गया, उन एक्ट्स को क्या किया गया कि एफएसएस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया, ठीक है। उनको रिपील करके एफएसएस एक्ट में ही ऐड कर दिया गया। तो कितने एक्ट थे आपके, वो
8 एक्ट्स थे जिनको एफएसएस एक्ट के अंदर में रिपील किया गया है। तो ये 8 एक्ट्स कौन कौन से हैं? देखो ये 8 एक्ट्स, ये 8 एक्ट हैं। सबसे पहले आपका ये पीएफए, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मीट एंड मीट प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल मील एंड एडिबल ऑयल कंट्रोल 1967। तो ये आपका कंप्लीट ओवरव्यू हो जाता है एफएसएस एक्ट के बारे में, राइट। अब अगर देखो अब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं है, राइट। सो ठीक है, इसमें देखो जेनेसिस एक ठीक ठाक टॉपिक है, एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा याद करने लायक कुछ नहीं है। इसको आप बस एक बार रीड भी मार लोगे ना तो इसमें आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन में भी आप एक बार रीड मारोगे तो ये भी काम आपका आराम से हो जाएगा। इसमें भी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, राइट। ये सारी जो डेट्स है ना ये आपको पता होनी चाहिए। सेकंड आगे आते हैं आपके ये ऑफ कोर्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर में, कितने एक्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इनका नाम क्या है, राइट। सो ये पूरा जो है चैप्टर्स के बारे में ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी कुछ पर्टिकुलर टाइप का जो अपने सेक्शंस है ना वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका देखो चैप्टर 9 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एनालिसिस ऑफ फूड इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या आपकी आपकी स्टेट फूड अथॉरिटी के बारे में है। और बाकी फिर आपके क्या हैं ये इम्पोर्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर आपका एफएसआई से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वाले में आपका देखो ये थर्ड है ना, ये इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर, क्या क्योंकि क्या होती है कि डेफिनेशंस जो है ना इसमें स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। और एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन फॉर्म होता है ना तो वो स्पेसिफिक डेफिनेशन की बेसिस से पूछ लेता है कई बार, राइट। और आपका देखो एजुकेशन से इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 12 में आपके 2 या 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, बाकी काम के नहीं है। इसमें सेक्शन आपका 91 एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक 92 और एक आपका 94 है आई थिंक, 94 है। ये 3 आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट। बाकी ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। चैप्टर 11 हो गया, चैप्टर 6 हो गया। चैप्टर 6 को भी आप एक बार रीड करोगे ना तो इसमें भी काम हो जाएगा ये। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बाकी जो मैंने ये डबल टिक जिन पे लगा रखा है ना ये वाले चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट आपके आ जाते हैं शेड्यूल। तो हाँ शेड्यूल देखो, शेड्यूल इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्स। जिसमें आपका फर्स्ट शेड्यूल तो देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस एक बार रीड कर लेना, पता होना चाहिए, एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कौन से स्टेट कौन से उसमें फॉल कर रहा है। बाकी जो शेड्यूल सेकंड है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आठों के आठों एक्ट के नाम, साथ में इनके ईयर कि ये कब आए थे, ये आठों के आठों आपको याद होने ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं इन पे, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको शेड्यूल 2 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक कंप्लीट ओवरव्यू हो गया एफएसएस एक्ट के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें, ठीक है। अब देखो कि इसको डाउनलोड कैसे किया जाए आपके एफएसएस एक्ट को। तो डाउनलोड करने के लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा एफएसएसआई की वेबसाइट विजिट करो। जैसे आप वेबसाइट खोलोगे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे, आपके सामने क्या है कि ये ऊपर लिंक्स आ जाएंगे अलग अलग। तो इसमें आपको एक्ट 2006 पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो में देखो ये स्टार्टिंग में 3 लिंक दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखो फर्स्ट लिंक जो है आपका वो आपके एफएसएस एक्ट का ही है, ठीक है। इसमें एक्ट है, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में डाउनलोड करके पढ़ना आप हिंदी में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या आप चाहो तो इसे क्या अमेंडमेंट्स भी पढ़ सकते हो कि इसमें जो अमेंडमेंट्स वगैरह हुए लेटेस्ट वगैरह उनसे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। पीडीएफ जो आपके पास आ जाएगी वो ये आ जाएगी, 16 पेजेस की पीडीएफ है। इसमें आपका कंप्लीट एफएसएस एक्ट के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि ये देख सकते हो आप चैप्टर 1, यहाँ देखो स्टार्ट, यहाँ चैप्टर 1 से स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी आपका, जिसके अंदर में आपके सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है। इनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं वो सब बताया हुआ है। तो आपको मतलब कंप्लीट जो एक्ट है ना वो ये इस पीडीएफ में आपको कंप्लीट एक्ट मिल जाएगा। सो इसी तरह से जैसे कि बताया था 12 चैप्टर्स हैं अपने और क्या है 101 सेक्शंस हैं। तो ये इसी तरह से है पूरा, इसको आप पूरा रीड कर सकते हो, ठीक है।
हो सकता है एक बार रीड करने में समझ नहीं आए, तो इसको क्या है कि 3-4 बार आप रीड करना। 3-4 बार आप जब रीड करोगे ना, तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेगी। अब जैसे देखो, ये चैप्टर 12 तक है पूरा, ये पूरा चैप्टर 12 तक है, जो आपका मिसलिनियस आ गया। 85 से आपके सेक्शंस आते हैं पूरे। 85 से आपके कहाँ तक जाइए, 101 तक जाएंगे। 99, 100, ये 101, ये आपका लास्ट लास्ट सेक्शन हो गया 101। अब देखो, शेड्यूल्स की बात की थी अपन ने कि दो शेड्यूल्स भी हैं, तो देखो, शेड्यूल फर्स्ट ये रहा जिसमें आपके जोन्स के बारे में बताया हुआ है, कौन से जोन के अंदर में कौन से स्टेट फॉल कर रही है उसके बारे में लिखा है। और आपका ये सेकंड सेकंड शेड्यूल के बारे में, राइट। सो आप एफ एस एस एक्ट को वहाँ आपकी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो और समझ सकते हो। सो ये आपका एक कंप्लीट ओवरव्यू हो गया, राइट, कि आपके एफ एस एस एक्ट में क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या समझनी है, राइट, कहाँ से पढ़ना है आपको, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी हो गया। सो इस वीडियो में बस इतना ही है। हम ओनली एक ओवरव्यू टच किया हमने कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है अगर आप एफ एस एस एक्ट को समझना चाहते हैं तो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्यों, ताकि अगर कोई नई वीडियो अपलोड होती है चैनल के ऊपर में, जो मैं डिटेल वीडियोस बनेंगी इन टॉपिक्स के ऊपर, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।